Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So today we are going to discuss the question paper of 2020 June shift. So as of now we have already discussed 5 questions और उन questions के अंदर हमने हर एक जो concepts को डिटेल में पढ़ा था. अगर आपने इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं तो आप डायरेक्टली जाकर मेरी यूट्यूब चैनल पे जो 2020 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो और वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन और विद डायग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं. तो आप जैसे ही उसे लिंक में आप जाओगे यूट्यूब की तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा. तो आते हैं, अब हम क्या करते हैं, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कौन सा जो क्वेश्चन है कौन सी यूनिट के साथ डील करता है एजुकेशन पेपर 2 के. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये क्वेश्चन आपको 6 कह रहा है, ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है टू इम्प्रूव द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द एस्पिरेंट्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन बी स्क्रीन फॉर देयर एप्टीट्यूड इन टीचिंग. यानी कि ये कह रहा है कि आपकी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए मेन बात यही है कि हम उनके एप्टीट्यूड पर ध्यान दें, टीचर्स के एप्टीट्यूड पर ध्यान दें. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है आपको फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर शुड बी रेगुलराइज टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. आपसे कह रहा है कि जो फैकल्टी का जो इम्प्रूवमेंट है जो प्रोग्राम का टीचर्स के, तो वो कैसे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट रेगुलराइज कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. आपको दो स्टेटमेंट दी है. इन दो स्टेटमेंट में पहले आपको निकालना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं. फिर जब ये दोनों करेक्ट आप जान लेते हो है तो उसके बाद हम रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. लेकिन आपको ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर आपकी दोनों स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, या स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें करेक्ट है, या स्टेटमेंट सेकंड इसमें फॉल्स है. वेयर एज जो लास्ट आपको ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ट्रू. तो अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है. तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपकी किससे साथ डील कर रहा है, ये आपके यूनिट 4 के साथ डील कर रहा है टीचर एजुकेशन में, जिसके अंदर हम कई सारे करिकुलम और मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम क्या करते हैं टीचर्स के प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, प्री सर्विस यानी कि प्री सर्विस आपके ऐसे प्रोग्राम जो कि क्या है टीचर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली बने हैं. इसका जो बिगेस्ट एग्जांपल होता है हमारा बीएड. बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं अपनी होने वाली टीचर्स को कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाए. तो वो क्या है, वो प्री सर्विस ट्रेनिंग है. उसके अंदर आपके आते हैं बीएड कोर्सेज और जितने भी आपके डीएलडी होते हैं, जेबीटी होती है, ये सारे के सारे आपके प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम होते हैं. तो मेनली इन प्री सर्विस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि वो टीचर्स की एप्टीट्यूड पर ध्यान देते हैं और टीचर्स को वो इतने अच्छे से ट्रेंड कर देते हैं कि इन फ्यूचर जब उन्हें बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है तो वो अपना 100% दे सके और जो जो इन्होंने स्किल्स सीखी है उन स्किल्स को वो अप्लाई करते हुए बच्चों के फ्यूचर को क्या कर सके, बिल्डअप कर सके और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे सके. इसलिए जो उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है. प्री सर्विस एजुकेशन का मेन मोटिव यही है कि हमें क्या करना है, टीचर्स के एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, उनके एप्टीट्यूड को अच्छे से स्क्रीन करना है टीचिंग की. तो ये एकदम करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर शुड बी रेगुलराइज टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट कैसे, क्योंकि एक तरफ ये बात कर रहा है फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की,
जो फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो आपके इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम होते हैं। इन सर्विस यानी कि जो कि टीचर्स आपकी सर्विस में होती है, आप उनको क्या करते हो, मॉडिफाई करने के लिए, उनके जो टीचिंग के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए आप इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम लेकर आते हो, जिसके अंदर आपके समर कैंप्स लगते हैं और स्पेशली जो टीचर्स के लिए कैंप्स है वो बिल्डअप होते हैं, ताकि उनको क्या करवा सके, उनकी स्किल्स उनको सिखा सके और उन्हें अपडेट कर सके, उनकी नॉलेज को अपडेट कर सके। तो ऐसे प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इन सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन जो ये आपकी बात कर रहा है कि जो फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो क्यों होते हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए होते हैं, लेकिन ये गलत है। प्री सर्विस के अंदर क्या आते हैं, आपके बीएड आता है, और इन सर्विस के अंदर जो आपका फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। इसलिए जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड है वो एकदम ही रॉन्ग है। तो आपका जो राइट आंसर है, इधर राइट आंसर आपका थर्ड होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप इसका आंसर क्या है, थर्ड है, मार्क करा आपने, ऐसे देख लेना। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर पहले ही आ गया है ऊपर। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कह क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि which of the following qualitative research focus on language and meanings that are given to the text for the purpose of creating and shaping knowledge and behavior। मेनली आपसे पूछ रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस पे, क्वालिटेटिव रिसर्च है वो फोकस कर रही है आपकी लैंग्वेज पे और उनके मीनिंग्स पे, जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर दिए हुए हैं, और इनका जो मेन पर्पस क्या है, आपके क्रिएटिंग और शेपिंग नॉलेज और बिहेवियर का। तो आपको बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन में से ये किसके रिप्रेजेंट करता है, ये किसके अंदर आता है, कि जब हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर और उनकी मीनिंग पर, लैंग्वेज के ऊपर और उनकी मीनिंग के ऊपर, जो कि टेक्स्ट में गिवन होता है, और हमारा मेन पर्पस होता है कि हम उनकी नॉलेज को और बिहेवियर को शेप करें। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस एक ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है, एक टाइप है, जिसके अंदर हम मेन जो हमारा फोकस होता है वो यही होता है कि हम उस अपने कॉन्टेक्स्ट पर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी लैंग्वेज आती है, उनकी मीनिंग आते हैं। तो इसलिए राइट आंसर है वो डिस्कोर्स एनालिसिस है। तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी के जो ऑप्शन आपसे कह रहा है नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च के अंदर आपकी स्टोरीज आ जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन को लेते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका सैंपल होता है, हम उसे उसकी स्टोरी जानते हैं, और जो उनके लाइफ में जो भी हैपनिंग्स है, जो भी चीज़ें हुई है, हम उनको एक स्टोरी के फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो नैरेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। वेयरएज ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जो आपकी फंडामेंटल और बेसिक लॉज और प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ऐसी थ्योरी जिसके बारे में हम ऐसी जो चीज़ जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जब हम इनको धीरे धीरे स्टडी करते हैं तो हमारे कोर्स बनते हैं, मेमोज बनते हैं, हमारी थीम्स निकल के एमर्ज होती है, और तब जाके हमारी एंड में थ्योरी बनती है। ग्राउंडेड थ्योरी का हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल में, फिर डायग्राम, और वहाँ से जाके उसको ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में जान सकते हो, और उस डायग्राम ट्रेंड एनालिसिस थ्योरी, ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसके अंदर हम ट्रेंड के बारे में स्टडीज करते हैं। मेनली इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है कि आपका टाइम के साथ कितना आप चेंजेस देख रहे हो, और वो क्या है, कितना आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। एग्जांपल देते हैं फैशन, जैसे कि फैशन एग्जांपल इसलिए हो सकता है जैसे कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग नीड्स जो बदलती रहती है, उसी हिसाब से हमारा फैशन ट्रेंड है वो भी चेंज होता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टडी निकालते हैं कि आज हमारी जो सोसाइटी है उसकी क्या नीड है, और उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं और उनकी बारे में एनालिसिस करते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, वो आपका ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आता है। इसलिए
जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है आपका डिस्कोर्स एनालिसिस, जो कि मेन फोकस करता है आपकी लैंग्वेज पे और उसके मीनिंग पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ डील करता है। हमने बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसके बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी को हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है और उसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो एंटी हमेशा पूछता है उसको डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो हम उस थ्योरी को, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को के जो कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है which of the following features explain the concept of dependent origination in Buddhist philosophy। यानी कि मेनली आपसे ये फीचर्स पूछ रहा है किसके? बुद्धिस्ट फिलॉसफी के। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के कौन थे प्रोपॉन्डर? इसके जो प्रोपॉन्डर थे वो गौतम बुद्ध थे और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इनका मानना था, कुछ प्रिंसिपल्स थे इनके बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड, वो हम अभी फिर से एक स्टडी कर लेते हैं। तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी जो कि आपकी गॉड पर विश्वास नहीं करती थी, यानी कि ये आपकी एक्सेप्ट नहीं करती थी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट और गॉड। स्पिरिट और गॉड का ये बिलीव नहीं करती थी। इसके साथ साथ ये क्या करती थी? ये जो थ्योरी है वो आपकी कर्मा पे बिलीव करती थी। कर्मा पे, यानी कि जो आप कर्म करते हैं ये उन पे फोकस करती थी कि आपको स्पिरिट और भगवान के ऊपर विश्वास ना रखते हुए आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। ये कर्म पे बिलीव करती थी, कर्मा बिलीव करती थी ये, कि आप सबको यानी कि मनुष्य को कर्म पर बिलीव करना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। अगर वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो, अगर वो सल्वेशन को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो उसे अपने कर्म अच्छे करने होंगे। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग था। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या थे? बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जो मेन अल्टीमेट यही था, हमें क्या करना है, एक जो साइकिल होती है हमारी मरण और जीवन की, यानी कि जो हमारे जन्म की और मृत्यु की जो साइकिल होती है उससे हमें फ्री होना है। ये 3-4 चीज़ों के ऊपर बिलीव करता था बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इसके साथ साथ इसके अंदर 4 नोबल ट्रुथ हैं जो बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रुथ थे। कि पहला कि सफरिंग, पहला है जो डील करता था आपके सफरिंग के साथ। सफरिंग यानी कि हमारे जीवन में जितने भी पेन है और कितने भी हमारे जीवन में जो क्या है दुख है, प्रॉब्लम्स है, वो किसके अंदर आती है? सफरिंग के अंदर आती है। जो नेक्स्ट होता है आपका नोबल ट्रुथ वो होता है कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि जो हमारे जीवन में दुख है इन सब का एक कारण होता है। बिना कारण के हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता। ये आपका किसके अंदर आता है? ये आपके बुद्धिस्ट फिलॉसफी के 4 नोबल ट्रुथ के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड आपकी इसके बारे में कहा था। थर्ड इस जो बात की गई थी वो की गई थी आपके सीजेशन ऑफ सफरिंग। सीजेशन ऑफ सफरिंग यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी उपाय होता है कि हम इन सब दुखों से, सब पेन से, सब सफरिंग से क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो ये इसका थर्ड नोबल ट्रुथ होता है। जो फोर्थ नोबल ट्रुथ होता है इसका वो होता है कि हमें जब इन सब दुखों से मुक्ति पा लेते हैं तो अंत में जाके हमें सैल्वेशन प्राप्त होता है। सैल्वेशन यानी कि हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ह्यूमन बीइंग को एक मोक्ष की प्राप्ति होती है जब वो इन सभी दुखों से, सभी पेन और सफरिंग से पार पा जाता है और इन सब से मुक्ति मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाता है। तो वो अंत में आपका सैल्वेशन मिलती है और अल्टीमेट एम यही होता है ह्यूमन बीइंग का कि उन्हें सैल्वेशन मिले। आई होप आपको ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है बुद्धिस्ट फिलॉसफी का समझ आया होगा। और आप जाकर वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट बुद्धिस्ट फिलॉसफी की। साथ के साथ जो इसका पूरा जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी का PDF मिल जाएगा।
जो क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में पढ़ा है, अब हम क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव। जो भी इस संसार में अवेलेबल है वो क्या है, कंडीशनल है, उनकी कोई कंडीशन है और ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटिव है नेचर में। तो ये जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है के टर्म्स में एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। कोई भी जो हमारे जीवन में दुख है उनका कारण है, और जितनी भी चीज़ें जो अवेलेबल है इस संसार में उसका एक कंडीशन है, उसको देखते हुए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संस्कार और निर्वाण। अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट को देखते हुए किसके अंदर, संस्कार के अंदर और निर्वाण के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। संसार और हमारी निर्वाण दोनों ही हमारे सैल्वेशन के साथ डील करता है, मोक्ष के साथ डील करता है, इसलिए निर्वाण का मतलब ही मोक्ष है और संसार के मतलब ही क्या है, मोक्ष है। और हमारा अल्टीमेट पॉइंट क्या है, हमारी लाइफ का अल्टीमेट पॉइंट और एम यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होना, निर्वाण की प्राप्ति होना, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी कह रहा है ऑल अपीयरेंसेस हैव रियल ओरिजिनेशन। जो अपीयरेंसेस की बात करते हैं वो आपके किसकी बात करते हैं, वो आपकी बात करती है फिजिकल यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, लेकिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसलिए और ये जो स्टेटमेंट है आपके थर्ड वो आपकी डील करता है विद आइडियलिस्ट फिलॉसफी से, जो आइडियलिस्ट या आइडियलिज्म फिलॉसफी है उसके साथ ये डील करता है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अगर आपने आइडियलिज्म फिलॉसफी के बारे में जाना है तो आप डायरेक्टली जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन होकर उसके पीडीएफ ले सकते हो, और साथ के साथ यूट्यूब पे भी वीडियो उसके ऊपर अवेलेबल है, आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फोर्थ कह रहा है अपीयरेंसेस आर नॉट डिवॉइड ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ये अगेन आपकी अपीयरेंसेस की बात कर रहा है जो कि आपकी आइडियलिज्म फिलॉसफी के अंदर आता है, और आइडियलिज्म फिलॉसफी के अंदर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको अल्टीमेट रियलिटी नहीं माना गया है, तो ये भी जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से डील नहीं करता, ये नहीं बात करता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी अपीयरेंसेस के बारे में, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं ऑल अपीयरेंसेस धर्म बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि इन्होंने धर्म की बात की है, और धर्म की बात की है हमारे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल अपीयरेंसेस यानी कि जो धर्म है वो रिलेटिव है और इनका क्या है, रियल ओरिजिनेशन नहीं है, यानी कि हम इनका कोई रियल ओरिजिनेशन नहीं है हमारे धर्म का, और हमें क्या है, मेन हमारा मकसद यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होना, और धर्म की बात इसमें की है, कर्म की साइकिल की बात की है कि हमें क्या करना है, जन्म पानी है किसके जो जीवन से और मृत्यु की जो साइकिल से उससे। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाती है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के टर्म्स में, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो होगा इधर ए, बी और ई, ठीक है, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, आपको मैचिंग दी है, एक तरफ आपको लिस्ट दी हुई है डिसेबिलिटी की, और सेकंड आपका जो लिस्ट है उसके अंदर आपको डिसेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम इसे वन बाय वन करके जानते हैं, और एक एक डिसेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है जो आपके यूनिट 10 के साथ डील करता है, जिसके अंदर हमें इंक्लूसिव आपकी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन आती है, और उसके अंदर कई सारी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको देखते हुए ये क्वेश्चन करते हैं। पहला आपसे कह रहा है डिस्प्रेक्सिया, आपको बताना है कि ये इसके अकॉर्डिंग होगा डिस्प्रेक्सिया। तो आपकी जो
डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर वो मोटर कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाती है। यानी कि आप क्या करते हो, आपकी जो मोटर कोऑर्डिनेशन है, मोटर कोऑर्डिनेशन यानी कि हाथ पैर की जो मूवमेंट है वो इसके अंदर अफेक्टेड होती है। आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हो अपनी मोटर स्किल्स को यूज़ करते हुए। और क्या है, जिसके वजह से आपका जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। डिस्पेरेक्सिया उसके अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका होगा इसका फोर्थ, यानी कि डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि मूवमेंट्स इसमें प्रॉपर नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा प्रॉपर मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिफिकल्टी होती है हमें। और ये क्या है, एक तरह की डिसेबिलिटी है। इसका राइट आंसर क्या है, ए का राइट आंसर है फोर्थ। अब देखते हैं डिसलेक्सिया कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक ऐसी जो डिसेबिलिटी है जो कि क्या करती है, हमें डिफिकल्टी आती है रीड करने में, रीड और राइट करने में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी आती है, वो डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी कही जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका सेकंड आंसर, यानी कि डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स। लिटरेसी में क्या क्या आ जाएगा, राइट आपकी क्या होगी, रीडिंग आता है लिटरेसी के अंदर। 3 तरह के आर्स इसमें इंक्लूड होते हैं लिटरेसी में, ये याद कर लेना, 3 तरह के आर्स इसके अंदर आते हैं, 3 आर्स। ठीक है, आर्स पहला जो आपका आता है वो होता है रीडिंग, दूसरा आपका जो आता है वो होता है राइटिंग, और इसके अंदर जो रीडिंग राइटिंग और इसके साथ जो लास्ट वाला आता है वो आता है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जिसके अंदर आप सारे जो मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हैं और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है अर्थमेटिक्स आ जाता है इसके अंदर। तो ये डिसलेक्सिया का राइट आंसर क्या है, सेकंड है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स। देन थर्ड आपसे कह रहा है ADHD क्या है। ADHD का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि आपको अटेंशन पे करने में यानी कि फुल अटेंशन देने की प्रॉब्लम होती है, आप हाइपर एक्टिव होते हो इस डिसेबिलिटी में, आप पूरी तरह से किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, आप एक चीज़ को पूरी तरह फिनिश नहीं करते और आप दूसरे चीज़ को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की आपकी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है फर्स्ट। वो कह रहा है कि डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन एंड एक्शन विदाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर है। अब देखते हैं लास्ट, क्योंकि लास्ट ही बचा है तो इसका क्या आंसर होगा, लास्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा डिस्ग्राफिया से। ठीक है, डिस्ग्राफिया का क्या मतलब है, डिस्ग्राफिया के अंदर आपकी डिफिकल्टी होती है राइटिंग में, डिफिकल्टी इन राइटिंग एसोसिएटेड विद यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी राइटिंग में डिफिकल्टी होती है जब आप क्या करते हो, रॉन्ग वर्ड को यूज करते हो अपनी कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा फोर्थ, यानी कि A फोर्थ, B सेकंड, C फर्स्ट एंड D थर्ड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, क्योंकि अभी तक मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो क्वेश्चन आपका 2012 से लेके आपके 2018 की जो शिफ्ट थी उसमें भी आए हैं, मतलब कंसिस्टेंटली हर किसी की ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है, कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है, कभी मैचिंग की। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 2020 जून शिफ्ट में भी ये आया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका वो आपकी थ्योरी के साथ डील कर रहा है। मेनली जो आपसे थ्योरी पूछ रहा है वो पूछ रहा है बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज की। आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट ऑफ लर्निंग एडवोकेटेड द रोल ऑफ कॉग्निटिव एंड मोरल कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसी कौन सी थ्योरी है, कौन सी ऐसी बिहेवियरिस्ट थ्योरीज है जो आपके कॉग्निटिव के साथ साथ आपकी किसके साथ डील करता है, मोरल कॉन्सेप्ट के साथ भी डील करता है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी आंसर, टोलमैन की थ्योरी। टोलमैन ही एक ऐसी थ्योरी है जो कि आपकी कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मोरल कॉन्सेप्ट के साथ भी डील करता है। कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपकी माइंड मैपिंग आ जाती है, यानी कि हम क्या करते हैं, माइंड मैप के थ्रू लर्न करते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ तरह का क्या है मैप बन जाता है और हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को जब फेस करते हैं तो हम लर्न कर सकते हैं, माइंड मैपिंग। और आपके मोरल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। मोरल कॉन्सेप्ट यानी कि जब आप अपनी मोरल स्किल्स को, मोरल एबिलिटी को यूज़ करके कुछ सीखते हैं तो वो आपके मोरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप आपकी फाइन मोटर स्किल्स और क्रॉस मोटर स्किल्स को यूज़ कर रहे हो टू लर्न करने के लिए, तो वो आपके मोरल कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये टोलमैन की ही ऐसी थ्योरी है जो आपकी कॉग्निटिव और मोरल कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है। हल की जो थ्योरी है, जो हल एक ऐसी थ्योरी है जो आपकी किस पे डील करता है, इसके अंदर कई सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आपका एग्जिस्टेंशियली पोटेंशियल है। तो जो आपकी क्या करता है, स्टिमुलस के साथ डील करता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ डील करता है आपकी हल थ्योरी। वेयरएज जो आपकी ईएल थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो आपकी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन प्रिंसिपल के साथ डील करता है, जो कि आपके बिहेवियर को शेप करता है। जितना आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन होगा बिहेवियर के होने का, कितनी ज़्यादा ही बिहेवियर के रिपीट होने की टेंडेंसी होगी, उतना ही उस बिहेवियर के शेप होने की क्या है, पॉसिबिलिटी होती है। तो वो थॉर्नडाइक के थ्योरिस्ट जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने कहा था। और इसके साथ साथ जो आपके वॉटसन की जो थ्योरी थी वो एक पूरा एक्सपेरिमेंट था जो कि एक आपको किया गया था, तो वो रैबिट के साथ, तो वो अलग थ्योरी है। लेकिन जो आपकी जो एक थ्योरी जो थ्योरिस्ट है वो डील करता है एसी टोलमैन, और सिर्फ यही थ्योरिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव और मोरल कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ बुक्स दी हुई है, आपको बताना है कि ये बुक्स किसने दी है और इनका ये कुछ आपके इंडियन थिंकर्स है और उनकी बुक्स के नेम है। तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या है उनके बुक्स के बारे में जानने को पता चलेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले कहीं नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आप क्या करना, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको आप एज इट इज लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इंडियन थिंकर्स ने कौन कौन सी बुक्स दी थी। तो जो महात्मा गांधी है ये आपको सिर्फ याद करना है, ये थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सिर्फ आपको याद करना है कि किसने कौन सी बुक दी थी। तो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने जो आपकी बुक दी थी वो बुक दी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, उनकी बुक का क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो बुक दी थी वो आपकी दी थी दी होम एंड दी वर्ल्ड। ठीक है, दी होम एंड दी वर्ल्ड इन्होंने दी थी। सी देखते हैं श्री अरबिंदो जी। श्री अरबिंदो जी ने जो बुक का जो नेम था वो था अ लाइफ डिवाइन। ठीक है, अ लाइफ डिवाइन उन्होंने बुक दी थी। और एट द एंड जो आप स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो बुक दी थी वो आपकी दी थी बर्ता मैन भारत, यानी कि बढ़ता भारत है, जो उनकी जो बुक थी उन्होंने दी थी। ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्टली याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है एज इट इज कि किसने कौन सी बुक दी थी। और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है आपसे। एक तरफ आपको क्या कर देंगे, कोई भी ऑथर का नेम दे देगी, साथ में आपकी जो बुक का नेम दे देगी, तो आपको मैच करना होगा सिर्फ।
तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपको सिर्फ एज इट इज याद करना है, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं लगानी है, डायरेक्टली नेम ऑफ बुक विद इंडियन थिंकर्स याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है अबाउट किसके, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग पे। तो दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक होती है आपकी क्या प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपकी सारी कौन कौन सी सैम्पलिंग आती है, जिसके अंदर आपकी क्या है जो फिश बॉल सैम्पलिंग होती है और जिसके अंदर कोई तरह की बायसनेस नहीं होती, जिसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग होती है, यानी कि हम चिट सिस्टम के थ्रू या फिर लॉटरी सिस्टम के थ्रू अपने सैंपल को लेते हैं और उनसे अपना डेटा कलेक्ट करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हम रैंडम सैम्पलिंग को बढ़ावा दें, यानी कि रैंडमाइजेशन को ले। रैंडमाइजेशन ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम अपना जो सैंपल है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं लेते, हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्टडी के लिए, जो कि हमारी स्टडी के लिए सुटेबल होता है, हम उन्हें रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। वो आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग के अंदर आती है। जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है, उसके अंदर आपका जो रिसर्चर है वो इंश्योर करता है कि वो वही सैंपल ले जो कि उनकी स्टडी के लिए स्पेसिफिक हो और उनकी जो उन्होंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उनको रिप्रेजेंट करे। जैसे इसके अंदर आ जाती है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि जो भी रिसर्चर के आसपास मिलता है उसे, तो वो क्या करता है, उससे वो अपना डेटा कलेक्ट कर लेता है, उससे वो सैंपल मान लेता है। और पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी कि जिसका जो पर्पस है रिसर्चर का, तो वो अपने पर्पस को देखते हुए भी वो क्या कर सकता है, वो अपने सैंपल ले लेता है और सैंपल वो चूज कर लेता है, उसके अंदर कोई भी रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है। तो आप देखते हैं जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके अंदर आपके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कोटा सैम्पलिंग भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है, जिसमें आप एक स्पेसिफिक कोटा है वो आप इसे दे देते हो और उससे आप क्या करते हो, अपना सैंपल कलेक्ट करते हो। उसके साथ साथ जो आपके आ जाते हैं, जैसे कि और कौन कौन से आते हैं, कोटा सैम्पलिंग के साथ साथ आपके डायमेंशनल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है और ये एक ही जैसे होते हैं, जिसके अंदर क्या कर रहे हो, आप कोटा डिसाइड कर रहे हो। जैसे कि मैंने दिया है कि 30% है, 30% मैं देखती हूँ जो कि अफ्रीकन्स है, तो मुझे उनसे ही अपना क्या है, अपना डेटा लेना है, अपना जो डेटा है उन्हीं के से लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको कोटा दे रहे हैं। तो ये एक तरह की बायसनेस हो जाती है, ठीक है। और डायमेंशनल सैम्पलिंग भी उसी का टाइप होता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो राइट आंसर है वो होगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, उसके साथ साथ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और उसके साथ साथ आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो कैसा होता है, जो क्लस्टर जो सैम्पलिंग होता है जिसमें आप क्या करते हो, क्लस्टर बनाते हो, और ये आपका हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। हेट्रोजीनियस नेचर में इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर भी आप क्या करते हो, सब कैटेगरीज बनाते हो, ठीक है, आप सब कैटेगरीज बनाते हो और वो क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आता है। जो आपका मेन सैम्पलिंग है उसके अंदर भी आप क्या करो, कैटेगरीज बना रहे हो, जैसे कि आपने एज वाइज हो जाता है या फिर आपका एथनिसिटी आ जाती है या क्लास आ जाती है, तो आप उसके अंदर कैटेगरीज बना के सैम्पलिंग क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जो आपका जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ऐसा होता है कि जो आप क्या कर रहे हो, जो सैंपल ले रहे हो हर nth आदमी से ले रहे हो। nth आदमी यानी कि मान लो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 लोग हैं या फिर आगे और भी लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर पांचवे इंसान से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। तो ये क्या है, एक तरह का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है कि मैंने हर फिफ्थ वाले से क्या लेना है, अपना सैंपल क्रिएट करना है, उसके बाद में हर फिफ्थ आगे बढ़ता रहता है। तो यानी कि एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है आपकी कि मुझे हर पांचवें इंसान से या छठे इंसान से तो मुझे क्या करना है, अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो ये एक तरह की सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है।
ये आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हर 5वें इंसान को क्या है इक्वल चांस दिया जाता है अपनी स्टडीज़ में आने का, रिसर्चर की स्टडीज़ में आने का। अब देखते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक होमोजीनियस सैम्पलिंग होती है, जिसके अंदर क्या है आपकी क्या है एक जो आप किसी क्राइटेरिया से लेकर आप सिलेक्शन कर रहे हो, अपनी सैम्पलिंग आप कर रहे हो उसके अंदर, तो वो आ जाता है। तो इसलिए जिसका राइट आंसर वो होगा ए, सी और ई, ठीक है, यानी कि सेकंड आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा सैम्पलिंग का कैसे करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी यूनिट 10 के साथ यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ डील कर रहा है। इसमें आपको बताना है ICF क्या है। ICF क्या है आपको इसके बारे में बताना है, और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ICF मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटी। ICF एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आपके कई सारे क्या है फ्रेमवर्क होते हैं डिसेबिलिटी के, ठीक है। जो ICF की मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ICF डिसेबिलिटी की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आप लिख लेना पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, डी और एच यानी कि डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये एक तरह का क्या होता है क्लासिफिकेशन होता है, और जिसके अंदर क्या आता है ये आपको क्या है कई तरह का फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क होता है जो कि क्या करता है क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई किसका करता है, क्लासीफाई करता है आपकी डिसेबिलिटी पर, और जो डिसेबिलिटी के क्या है जो डिसेबिलिटी के कई सारे जो स्ट्रक्चर है, और डिसेबिलिटी के साथ साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो इंक्लूड होते हैं आपके ICF मॉडल के अंदर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है और आपके डिसेबिलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका है आपका सेकंड, जिसके अंदर आपके आते हैं बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और सेकंड क्या है, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ एंड सी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तीन चीज़ें हमने याद करनी है इसमें ICF के अंदर। ICF के अंदर पहले आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है या जो डिसेबिलिटी की, वो बेस्ड होती है आपकी बॉडी फंक्शंस पे और स्ट्रक्चर्स पे, यानी कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो किस बॉडी फंक्शन के साथ आती है, और उस डिसेबिलिटी का किस बॉडी के पार्ट पर और किस बॉडी के फंक्शन को वो अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ उस डिसेबिलिटी का का क्या मेन कारण क्या है, यानी कि क्या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ डील करता है। उसके साथ साथ डिसेबिलिटी का ये क्लासीफाई करता है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि उस डिसेबिलिटी के थ्रू हमारा क्या
इफेक्ट पड़ता है पार्टिसिपेशन पर और इन्वॉल्वमेंट का किस पर, एरियाज ऑफ लाइफ पर। तो ये सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ डील करता है, ठीक है। जो बाकी के जो ऑप्शन है, बाकी का है कि पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर द डिसेबिलिटी। जो पॉलिसी जो आपकी जो फ्रेम होती है वो आपकी होती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RC, जो कि आपकी पॉलिसी फ्रेम करती है, ये इसके अंदर नहीं आती है। और जो फंडिंग होती है, और जो फंडिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो भी RCE के अंदर आती है। RCI यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो पॉलिसीज भी बनाती है, उसके साथ साथ फंडिंग देती है। तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। जो राइट आंसर है इसका वो आपका सेकंड है। आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप आपको इतने क्वेश्चन आज के लिए समझ आए होंगे, क्योंकि ये एक एक जो क्वेश्चन है आपके हर एक कॉन्सेप्ट के साथ डील कर रहा है और एक एक कॉन्सेप्ट इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार वीडियो को देखना एंड तक और समझना कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। और इसके साथ साथ जो आपको जैसे कि जो डेफिनेशन आपको पूरी बताई है कि ICF की क्या है और ICF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसको नोट डाउन कर लेना। इसके साथ साथ आपको जो मैंने 3 R बताए हैं लिटरेसी के, उसको देख लेना। और साथ साथ आपकी जो प्रोबेबिलिटी, जो बेस किस तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाना और साथ के साथ साथ नोट्स बनाते जाना। क्योंकि ये हालांकि ये टॉपिक आपके क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो फर्स्ट यूनिट के साथ पढ़ रहे हैं डिटेल में, लेकिन अगर आप इन टॉपिक को भी साथ साथ पढ़ते जाओगे, करते जाओगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कहीं देखने को, तो आप उससे फैमिलराइज्ड हो, आपके लिए वो एलियन क्वेश्चंस ना हो कि आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मेन यही है कि आप इनके अलग से नोट डाउन करते रहो इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशंस, और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा लेसन। और अगर ये आपको जो लेसन है अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे के थ्रू आप ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको PDFs और जो भी जितने भी MCQs है उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक मौका मिले और आप उसे PDF